चलिए आज बात करते हैं मॉडर्न बिजनेस की सबसे जरूरी हिस्से की, कंपनी लॉ। ये कोई बोरिंग थियरी नहीं है। दरअसल ये समझना है कि हमारा मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड आखिर किस ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है। जब भी किसी बड़ी कंपनी का नाम सामने आता है तो उसके पीछे कानूनों और नियमों का एक पूरा सॉलिड स्ट्रक्चर होता है। तो चलिए इस स्ट्रक्चर को डिकोड करते हैं और देखते हैं कि इस पर्दे के पीछे असली खेल क्या चल रहा है। आज का हमारा एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। सबसे पहले कंपनी वर्ड का मतलब और ओरिजिन देखेंगे, फिर द कंपनीज एक्ट 2013, उसके बाद इस नए कानून की ज़रूरत क्यों पड़ी, और लास्ट में रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ एक कंपनी के कोर फीचर्स को डिटेल में समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले सेक्शन से, कंपनी वर्ड का मीनिंग और इसका ओरिजिन। आखिर ये शब्द आया कहाँ से? इंटरेस्टिंगली कंपनी दो लैटिन शब्दों से मिलकर बना है, कॉम यानी टुगेदर या साथ मिलकर, और पैनेस यानी ब्रेड या रोटी। तो इसका लिटरल मीनिंग हुआ साथ मिलकर रोटी कमाना और शेयर करना। हिस्ट्री में मर्चेंट्स या ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे लोग साथ मिलकर बिजनेस करते थे और प्रॉफिट बांटते थे। आज के टाइम में भी बिल्कुल वही होता है। इन्वेस्टर्स अपना पैसा लगाते हैं, बिजनेस साथ मिलकर प्रॉफिट कमाता है और उसे शेयर करता है। यही एक कंपनी का बेसिक फंडा है। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से पर, द कंपनीज एक्ट 2013। ये वो लीगल बैकबोन है जो इंडिया में मॉडर्न बिजनेस के सारे रूल्स तय करता है। एक टाइम था जब इंडिया में पुराना कंपनीज एक्ट 1956 चलता था। वो एक तरह से बिजनेस का पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम था। पर जैसे जैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी और ग्लोबल मार्केट्स आते गए, अपडेट्स की जरूरत पड़ने लगी। इसलिए 2013 में एक बिल्कुल नया एक्ट पास किया गया, जिसे 1 अप्रैल 2014 से पूरे इंडिया में ऑफिशियली लागू कर दिया गया। यहाँ एक बड़ा लीगल कंफ्यूजन क्लियर करना जरूरी है। नए एक्ट के सेक्शन 220 में कंपनी की सटीक डेफिनेशन दी गई है। इसके हिसाब से चाहे कोई बिजनेस पुराने 1956 एक्ट के अंडर रजिस्टर हुआ हो या फिर इस नए 2013 एक्ट के अंडर, कानून की नज़र में दोनों को ही कंपनी माना जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर इन लीगल प्रोसीजर्स के तहत रजिस्ट्रेशन हुआ है तभी उसे लीगली कंपनी का स्टेटस मिलेगा। इस नए एक्ट का स्केल काफ़ी बड़ा है। इसमें टोटल 470 सेक्शंस, 29 चैप्टर्स और 7 शेड्यूल्स हैं। कॉमर्स बैकग्राउंड वाले लोग शेड्यूल 3 को तो ज़रूर जानते होंगे। यही वो शेड्यूल 3 है जिसमें बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के सारे लीगल फॉर्मेट्स दिए गए हैं, जो हर अकाउंटेंसी स्टूडेंट को बार बार देखने पड़ते हैं। चलिए अब तीसरे पॉइंट पर आते हैं, नए कानून की ज़रूरत। अब सवाल उठता है कि जब 1956 का कानून चल ही रहा था तो अचानक से 470 सेक्शंस वाला एक पूरा नया कानून लिखने की नौबत क्यों आ गई? इसका जवाब मिलता है 1992 के हर्षद मेहता स्कैम जैसे बड़े केसेस से। पुराने कानून में काफ़ी सारे लूपहोल्स थे। मार्केट में ऐसी ऐसी कंपनियां थीं जिनके स्टॉक्स आसमान छू रहे थे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या थी? जब उन कंपनियों के ऑफिस का एड्रेस चेक किया गया तो वहां सिर्फ ताला लटक रहा था। ना कोई फैक्ट्री थी, ना कोई एक्चुअल बिजनेस। ऐसी पेपर कंपनियां इन्वेस्टर्स के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड कर रही थीं। इन्हीं लूपहोल्स को हमेशा के लिए बंद करने के लिए ये नया 2013 एक्ट लाया गया। इसके मेन टारगेट्स थे कॉर्पोरेट गवर्नेंस का स्टैंडर्ड हाई करना ताकि पूरी ट्रांसपेरेंसी रहे, फ्रॉड करने वालों पर सख्त एक्शन लेना, स्टेक होल्डर्स का मेहनत का पैसा डूबने से बचाना और सेबी जैसी संस्थाओं को और भी ज्यादा पावरफुल बनाना। अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के चौथे और सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्से पर, एक कंपनी के कोर फीचर्स। आखिर इसके पास क्या लीगल सुपर पावर्स होती हैं? देखिए, एक बार रजिस्टर होने के बाद किसी भी कंपनी को कुछ ऐसी अनोखी लीगल पावर्स मिल जाती हैं जो उसे एक नॉर्मल बिजनेस से बिल्कुल अलग बना देती हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी से लेकर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स तक। चलिए अब हर एक फीचर को रियल लाइफ सिचुएशंस के साथ डिकोड करते हैं, एक एक करके। सबसे पहला और बड़ा फीचर है सेपरेट लीगल एंटिटी। इसका सीधा सा मतलब है कि कानून की नज़र में कंपनी अलग है और उसके शेयर होल्डर्स बिल्कुल अलग। जैसे अगर टाटा मोटर्स कोई ज़मीन खरीदती है तो वो प्रॉपर्टी टाटा मोटर्स के नाम पर होगी, ना कि उसके किसी ओनर या शेयर होल्डर के नाम पर। कंपनी अपने खुद के नाम पर एसेट्स खरीद सकती है और लीगल अग्रीमेंट्स कर सकती है। एक रियल लाइफ सिनेरियो लेते हैं। अगर किसी कंपनी ने बैंक से एक बड़ा लोन लिया और बैड लक से वो कंपनी लोन चुका नहीं पाई, डिफ़ॉल्ट कर गई, तो ऐसे में बैंक उस कंपनी के शेयर होल्डर्स के पास जाकर ये नहीं बोल सकता कि अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेचो और लोन चुकाओ। क्यों? क्योंकि कंपनी एक अलग लीगल एंटिटी है, लोन उसने लिया था। ये मामला सिर्फ कंपनी और बैंक के बीच का है।
शेयर होल्डर्स इसमें पर्सनली लायबल नहीं होते। दूसरा इंटरेस्टिंग फीचर है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। एक नॉर्मल इंसान का जन्म नेचर से होता है, लेकिन एक कंपनी का जन्म कानून यानी लॉ के जरिए होता है। भले ही उसकी कोई फिजिकल बॉडी ना हो, कोई रूह ना हो, लेकिन कानून उसे एक पर्सन की तरह ट्रीट करता है। अगर किसी प्रोडक्ट से किसी को नुकसान पहुंचता है तो कोर्ट में केस ज़ोमैटो या रिलायंस जैसी कंपनी पर होता है, डायरेक्टली उनके सीईओ पर नहीं। अब समझते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी को। ये सच में एक सुपर पावर है। मान लीजिए किसी ने एक कंपनी के शेयर्स में ठीक 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए। कल को अगर वो कंपनी बैंकरप्ट हो जाए या उसे करोड़ों का नुकसान हो जाए, तो भी उस इन्वेस्टर का मैक्सिमम लॉस सिर्फ वो 10,000 रुपए ही होगा। कंपनी की उधारी चुकाने के लिए उससे 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं मांगा जाएगा। उसका रिस्क उसके इन्वेस्टमेंट अमाउंट तक ही लिमिटेड है। नेक्स्ट फीचर है परपेचुअल सक्सेशन, यानी लगातार चलते रहना। एक कंपनी की लाइफ उसके शेयर होल्डर्स की लाइफ पर डिपेंड नहीं करती। लोग आएंगे जाएंगे, पर कंपनी चलती रहेगी। बेस्ट एग्जाम्पल है एप्पल। स्टीव जॉब्स के ना होने के बाद भी एप्पल कंपनी का वजूद खत्म थोड़ी हुआ। वो आज भी सक्सेसफुली ऑपरेट कर रही है और आगे बढ़ रही है। इसको एक काफी मजेदार एनोलॉजी से समझते हैं। एक कंपनी बिल्कुल एक किराए के घर जैसी होती है। जैसे किराएदार बदलते रहते हैं, कोई आता है, कुछ दिन रहता है और फिर चला जाता है, लेकिन वो घर अपनी जगह मजबूती से खड़ा रहता है। एकदम वही चीज कंपनी के साथ होती है। कोई शेयर होल्डर अपने शेयर्स बेचकर चला जाता है, नया जुड़ जाता है, लेकिन कंपनी बिना रुके लगातार चलती रहती है। अब एक प्रैक्टिकल सवाल। अगर कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो उसके पास साइन करने के लिए फिजिकल हाथ तो है नहीं। फिर वो कॉन्ट्रैक्ट्स पर साइन कैसे करती है? यही एंट्री होती है कॉमन सील की। ये कंपनी की एक ऑफिशियल स्टैंप होती है। जब भी प्रॉपर्टी खरीदने जैसी बड़ी डील होती है या कोई इंपॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट अप्रूव करना होता है, तो उस पर यह सील लगाई जाती है। ये स्टैंप ही कंपनी के ऑफिशियल और बाइंडिंग सिग्नेचर का काम करती है। और लास्ट में आती है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। आज के टाइम में पब्लिक कंपनीज के शेयर्स को खरीदना और बेचना बेहद आसान है। ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। सोचिए, इन सारी लीगल सुपर पावर्स के साथ कल को मार्केट से कुछ शेयर्स खरीदकर ऐसी किसी बड़ी पावरफुल लीगल एंटिटी का पार्ट ओनर बनना कितना आसान हो गया ना। इस स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क को समझकर इस सिस्टम का हिस्सा बना जा सकता है। ये वाकई एक माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट है। उम्मीद है कंपनी लॉ का ये एक्सप्लेनर काफी इंसाइटफुल रहा होगा और आज काफी कुछ नया समझने को मिला होगा।